नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। टीएमसी बिखर रही है, बंगाल बदल रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और मैं आपके सामने इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। टीएमसी का बिखराव किस तरीके से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बंगाल में बदलाव की तस्वीरें रोजाना देखने को हमें मिल रही हैं। अब मैं देवेंद्र जी को छोड़ता हूं, पहले वो किस पर बात करना चाहते हैं, टीएमसी पर या फिर बंगाल के बदलाव पर? पहले तो बंगाल पे के बदलाव पे बात ठीक है, तो चलिए। आज ईद है। ईद के दिन दो ऐसी बातें जो शुभेंदु सरकार ने वहां पर लागू की और बड़ा अच्छा लगा कि उसको मुस्लिम समाज ने भी स्वीकार भी किया और इनफैक्ट बहुत से लोगों ने कहा कि यही बेहतर है। सड़कों पे एक जगह भी नमाज की तस्वीरें नहीं आई, ग्राउंड्स मुहैया कराए गए थे। कोलकाता का मशहूर परेड ग्राउंड, ब्रिगेड ग्राउंड, वो मुहैया कराया गया था। कई जगह लोगों ने खेतों में सामूहिक नमाज पढ़ी है, लेकिन कहीं एक रोड भी ब्लॉक नहीं हुई। किसी भी जगह पर गौवंश की कुर्बानी की एक भी खबर नहीं आई। किसी भी जगह पर सड़कों पर बिखरा हुआ खून दिखाई नहीं दिया, कम से कम रिपोर्ट कहीं से नहीं हुआ। ये बंगाल के पिछले 70 आज़ादी के बाद से भी हम कहेंगे कि एक ट्रेंड जो चला आ रहा था उसके बिल्कुल विपरीत था और बंगाल में बदलते शासन व्यवस्था की एक बहुत बेहतर तस्वीर थी। और आज ही के दिन शुभेंदु अधिकारी ने आज ही के दिन को चुना, वो गए और उन्होंने गौ सेवा की है गौशाला में जाकर के ईद के दिन, जब ये खबरें आया करती थी पहले कि गाय कट रही है, गाय की कुर्बानी हो रही है। बिल्कुल सौरभ, और ये चीज़ तमाम जन भावनाओं के अंदर, हिंदू माइंडसेट के अंदर आक्रोश के बावजूद ये होते रही थी। इस लिहाज से कि आप देखें कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार, फिर लेफ्ट की सरकार, फिर टीएमसी की सरकार, तो राजनीतिक दल भले ही बदल गए, ऐसे मुद्दों पर नज़रिया बदलने वाली सरकार नहीं आई। वो एपिजमेंट पॉलिटिक्स का जो आरोप लगता है, वो ऐसा लगता है कि उसी धारा में वो बहते चले जा रहे थे और वहाँ के लोगों ने एक तरह से मान लिया था कि ये झेलना ही है, ये देखना ही है। इस लिहाज से आज जब वैसी तस्वीरें आनी शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पहले से क्या होता था, अब क्या होता था, इस तरह को लेकर सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन डालने शुरू किए, अपने कमेंट डालने शुरू किए। वो एक सुकून भरी तस्वीर आई और इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था कि किसी के धार्मिक भावना कोई ठेस पहुंच रही है या उनके कार्य में कोई बाधा दी जा रही है। ज़्यादा, जैसा कि आपने बताया कि ब्रिगेड ग्राउंड में उतना बड़ा जमावड़ा मौजूद है, तो एक चौराहे पे खड़े हो कि आप उस काम को करें या उससे बेहतर है ना कि वहाँ पे मैदान में जाके करें। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने वो जो मॉडल दिया, निश्चित तौर पे बंगाल के लोगों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया। मैंने बहुत सारे लोगों का बयान सुना, आम नमाजियों का, वो कह रहे थे कि हमें शौक नहीं है सड़क पे पढ़ने का, अगर ये व्यवस्था पहले दे दी जाती हमको तो कोई दिक्कत। बिल्कुल सौरभ, उनको ये कैसा अच्छा लगेगा कि सड़क पे बैठ के वो कर रहे हैं और पीछे गाड़ी है, ना सफाई का वहाँ ठिकाना ना कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको भी ठीक लगे, क्योंकि उनको ये नमाज अदा करना ही करना है और वही जगह इसलिए वो कर रहे थे। बेहतर जगह आपने दे दी तो बेहतर जगह से वो कर लेंगे। तो ये सिर्फ उस सरकार का जो माइंडसेट, मैंने आपको कहा कि उसी तरह के माइंडसेट वाली सरकार चलते आ रही थी जिस प्रकार से इस प्रकार की तस्वीर बन रही थी। और सबसे बड़ा हम कैसे भूल सकते हैं कि वो जो तस्वीरें एसआईआर के वक्त दिखना शुरू हुई थी, दोबारा दिख रही हैं। घुसपैठी अपने आप खुद बांग्लादेशी कि हम घुसपैठ करके आए थे, इन्फिल्ट्रेटर हैं, वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं अपने पूरे परिवार को लेकर के, सारा सामान लेकर के, और वो बता रहे हैं, हमारे माइक पर बता रहे हैं, हमारे साथी ओंकार सरकार वहीं पर, आज उन्होंने कई घंटे रिपोर्टिंग की, दर्जनों लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि बाबा सब कुछ है, फ्लुएंट प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग, इसका मतलब कितने समय से बसे होंगे यहाँ पर, जो आप बिल्कुल साफ हिंदी बोल रहे थे। उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास वोटर कार्ड भी है, सब कुछ है उनके पास, और हैं बांग्लादेशी, ये अपने खुद मुंह से बता रहे हैं। और इतनी संख्या में एक एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार लोग निकल जा रहे हैं और कितने वेटिंग में हैं। और ये तस्वीर, कम से कम आप सोचिए कि इस तस्वीर के आने के बाद किसी के मन में अगर ये डाउट हो कि एसआईआर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उस डाउट को लेकर आप सोचिए कि क्या फिर माइंडसेट रहा होगा। कम से कम उन राजनीतिक दलों के जिन्होंने एसआईआर को लेकर इतना ज़्यादा विरोध किया, उनके स्टैंड को लेकर बड़ा सवालिया निशान पूरे देश के सामने खड़ा हो जाता है कि आप क्या करना चाह रहे थे और अब तक क्या करा रहे थे। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? कि घुसपैठिए हैं और वो खुद ये बता रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं। और वैसा तो एक भी घुसपैठिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी विदेशी नागरिक यहाँ पर आके आपके सिस्टम में वोट कर ले। ये कैसे अफोर्ड करना चाहिए देश को? और उसके शुद्धिकरण का कोई काम किया जा रहा है तो उसको अप्रिसिएट करने के बजाय, उसमें साझेदार बनने के बजाय लगातार उसको खारिज किया जाता रहा। और अभी आप हद देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बावजूद वो दूसरी धारा जो है, जो कि इस तरह की लाइन को बढ़ाती, तो अभी भी जारी रख रही है। नहीं, वो तो मैं आपको बताऊं, मैंने 3 बयान में कोट कर सकता हूं आपको। मैं कोई खबर देख रहा था, अभी आपके इससे बात करता हूं, अभी एक और बदलाव की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक है और अधिकार है पूरा इलेक्शन कमीशन को ये कार्रवाई करने का। अशोक गहलोत ने कहा जुडिशरी दबाव में है। प्रशांत किशोर ने कहा इलेक्शन कमीशन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अब उस रूप से कोई गंभीरता से लेता नहीं है, इसका मतलब कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये इनके सभी निर्णय। योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि देश का
प्रशांत किशोर ने बोला, और प्रशांत भूषण ने भी काफ़ी कुछ कहा है, और योगेंद्र यादव ने तो ये कहा है कि अब तो बीजेपी वोटर चुनती है और देश का लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का आखिरी स्तंभ था न्यायपालिका, वो भी ढह गया। बिल्कुल सौरभ, और ऐसी तस्वीरों के आने के बाद घुसपैठिए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आप इस तरह का क्लेम कर रहे हो तो एकदम से मतलब देशवासियों को भी यही सोचना ही होगा कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ से गवर्न होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किस मकसद से बोलते हैं। क्योंकि पूरे एसआईआर के प्रोसेस को आप देखें तो जिस प्रकार से समय समय पर सवाल खड़े किए जाते थे, कोई ना कोई लूपहोल्स निकालने की कोशिश करके, जैसे एक चीज़ कहा गया कि क्यों इतना कम समय में क्यों हो रहा है, एसआईआर तो कम ही समय में होना चाहिए ना। अगर 2 साल पहले आप करा लेंगे तो उस 2 साल में जितने लोगों का निधन हुआ, जितने वोट शिफ्ट हुए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, कैसे मैनेज होगा ये। लगभग 10% का सौरभ एवरेज आप देखें तो फ़र्क पड़ता है एक साल में, उसमें 3-4%, 2 से 3-4% के आसपास मान लीजिए कि निधन हुआ, कुछ ट्रांसफ़र हो गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, इस तरह के सारे डाटा को लेके। उस कंडीशन में अगर आप उतना लंबा वक्त देकर कराएंगे ये एसआईआर, तो फिर जब चुनाव होगा तो उस समय उस वोटर लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं। तो कम समय में ही इसको कराना है। हालांकि टीएमसी वाले अभी होपफुल हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार को लेकर के आया, हमारे मामले तो अभी चल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर वहाँ भी आप देखेंगे कि प्रोसेस और प्रक्रिया तो वही है ना, कि उसमें आप चैलेंज कर रहे थे कि चुनाव आयोग करा सकता है कि नहीं जी, और तमाम तरह के जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसका जवाब तो बहुत आसानी के साथ वो आ गया। बंगाल के बारे में भी वैसे ही आएगा जी। अच्छा, इससे जुड़ा एक और मामला, जब क्यों बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मतलब अपनी मीटिंग में उसका वीडियो उन्होंने बकायदा एक नाम बताया, उस नाम उसके पिता का नाम बताया, वो कहाँ रहता है ये बताया, और वो व्यक्ति जो है वो पुरुष है और वो लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहा था। और उसके बाद उन्होंने डेटा जारी किया, लक्ष्मी भंडार योजना जिसके तहत ममता बनर्जी जो है 1,500-2,000 रुपये जो है पात्र महिलाओं को जो है हर महीने ट्रांसफर किया करती थी। उन्होंने कहा 30 लाख अपात्र महिलाएं, या वो लोग जो महिलाएं ही नहीं हैं, मतलब पुरुष है जो, वो इसका लाभ ले रहे थे। इसका बिल 450 करोड़ रुपया महीना, 5,400 करोड़ रुपया सालाना, ये फ्रॉड लोगों के जेब में वो जा रहा था। और ये तो बहुत एक छोटे से हिस्से में हाथ डाला गया है और तब आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है। अन्यथा इसके अलावा बंगाल सरकार की योजनाओं में जिस प्रकार की धांधली चल रही थी, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे स्कैम सामने आएंगे, और वो स्कैम दोनों लेवल पर होता था। जैसे अगर आप वोट मैनेज कर रहे हैं, जिन लोगों के सहारे मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों को फिर लाभान्वित भी करना होता है, तो उसके लिए तमाम ऐसे ही तरीके होते हैं। वोट मैनेज करने का सौरभ तरीका कैसा होता था, आपको इस चुनाव में बीजेपी ने पता है क्या किया था, बीजेपी ने हर विधानसभा में ऐसे गुंडों की एक लिस्ट बनवाई थी कि ऐसे कितने गुंडे हैं जो कि वोट को प्रभावित कर रहे हैं। और जैसे किसी भी विधानसभा में पता चला कि 25, 30, 40, 50 इस तरह से, और बड़े गुंडों की बात कर लें तो 10 से 15 आते थे। फिर उनकी प्रशासन में शिकायत की जाती थी कि ये ऐसे ऐसे हैं और इस तरह से हमें ये प्रभावित करते हैं, वोटर्स को डराते हैं। शुरू में बंगाल की पुलिस का रवैया सहयोगात्मक नहीं था, मार्च तक की अगर बात करें तो। मार्च आखिर आते आते फिर उसका रवैया भी बदलाव के साथ आया और फिर उन लोगों ने एक्शन लिया। और इसमें किसी भी इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट के साथ चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा था कि इनको उठाए कहीं आपको डाल देना। इनको ये था कि इनको लेकर जाओ बूथ पर और पहला वोट इनसे डलवा लो, शुरू में ही डलवाओ, उसके बाद इनको कोई हरकत ना करने दो। मतलब आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अगर आप दबंग हैं, दादागिरी करते हैं, क्रिमिनल हैं, तो भी उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अपनी दबंगई मत दिखाइए। चलिए, तो बदलते बिहार की और तस्वीरें और खबरें, क्योंकि रोजाना ही कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है, वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब बात टीएमसी के बिखरने की कर लेते हैं। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। उनकी लोकसभा की सांसद हैं काकोली घोष ने पहले टीएमसी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वो कह रही है मैं टीएमसी छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने एक और लोकसभा सांसद, और काकोली घोष चीफ विप थी लोकसभा में टीएमसी की, उनको हटा करके जिनको बनाया गया कल्याण बैनर्जी, उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। और आरोप ये लगाया है कि ये मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं, खराब तरीके से बात करते हैं, मिसोजिनिस्ट टेंडेंसी है इनकी, मतलब महिलाओं के खिलाफ दुर्भावना रखते ही हैं, ऐसा इनका बर्ताव है। हालांकि उन्होंने भी उसका जवाब दिया है कि अगर मैंने कभी ऐसा किया था तो ये स्पीकर को उस वक्त शिकायत करती हैं, आज स्पीकर से जो है ये शिकायत क्यों कर रही हैं। लेकिन ये भी बिखरती टीएमसी की एक उसी का एक कड़ी है। बिल्कुल सौरभ, अब जो हो रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि टीएमसी एक संतरे की तरह थी, संतरे की तरह ही वो एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें ऊपर से तो अगर आपको दिखेगा, कवर के ऊपर से आप देखें तो लगेगा कि यूनाइटेड है, अंदर खंड खंड उसके बटे हुए हैं, हर फांक अलग अलग दिशा में जा रहा है। इस लेवल पर अगर एक सांसद दूसरे सांसद पर आरोप लगाए और दूसरा सांसद भी सिर्फ सफाई नहीं दे रहा है, जैसे काकोली घोष दस्तीदार ने जो कुछ कहा
उस पर कल्याण बनर्जी ने सिर्फ सफाई नहीं दी, बल्कि कल्याण बनर्जी ने भी दूसरा आरोप लगाते हुए ये कहा कि एक सांसद के खिलाफ नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेने को लेकर जो मामला है यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का, उसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। मतलब एक दूसरे के बारे में ये बता रहे हैं, ये बता रही हैं उनको कि वो कैसा है, और वो इनको बता रहे हैं कि करप्शन के हिसाब से। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन समझा जा सकता है कि सब इन्हीं के बारे में वो कह रहे हैं। और पहले भी अगर आपको ध्यान होगा कि वो काकोली घोष को उन्होंने ये बताया था कि करप्शन की क्वीन है और इस तरह की चीज़। तो टीएमसी का भी स्थिति सौरभ ये है कि जैसा पहले ही मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 सांसदों ने तो ऑलरेडी बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है, और बीजेपी के नेता अभी मिल नहीं रहे हैं, बड़े नेता। और उन लोगों के रिक्वेस्ट करने के पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह क्या है कि उनको ये समझ में आ गया है कि टीएमसी का जो मौजूदा ढांचा है, जनता के भीतर उसको लेकर जिस चरम की नाराजगी है, वो ढांचा अब तो बुरी तरह से भरभरा गया है, सिर्फ इस विधानसभा के लिहाज से नहीं, अगले लोकसभा चुनाव में भी। और उस लिहाज से जनता का मूड समझते हुए, जनता का मूड देखते हुए वो सांसद समझ रहे हैं कि अब टीएमसी 8 से 10 सांसद आपने बताया, 8 से 10 सांसद ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। और बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं के हिसाब से बात करें तो लगभग 3 पेज उनके नाम लिखे गए हैं जितनों के रिक्वेस्ट आए हैं बीजेपी नेताओं के पास। आप कह रहे थे आपने देखे भी हैं, वो पेज मैंने देखा है उसमें, और वो मिलना चाह रहे हैं, और सब ठीक नेता जिले कल आप थे नहीं, कल वो बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने तो 20 सांसद और 50 विधायकों का दावा किया कि ये आना चाहते हैं भाजपा के। ये तो बंगाल के नेताओं से इन लोगों के पास रिक्वेस्ट होगा। मैं बड़े लेवल की बात बता रहा हूँ, उनकी बात भी सही हो सकती है, वो डाउट ही मत रखिए। अच्छा, अगर आज बीजेपी अपने दरवाजे खोल दे तो उसमें इतनी बड़ी भगदड़ मचेगी टीएमसी में, लेकिन बीजेपी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉशस है, इस काम को अभी करना नहीं है। क्या दिक्कत है? मान लीजिए फॉर डिस्कशन से अगर सौमित्र खान का दावा सही है, अगर 29 में से 20 आना चाहते हैं तो 2/3 हैं सीधे, और आप सीधे मेजोरिटी आ जाओगे। नहीं, उसमें सबसे बड़ी चीज उस मेजोरिटी की कोई ऐसी जरूरत है नहीं। बीजेपी ऑलरेडी मेजोरिटी में है, वो कहीं कंसर्न ही नहीं है, दूर दूर तक कंसर्न नहीं है। दूसरा, इंप्रेशन का बड़ा खराब ये होगा कि क्या है, भाजपा का टीएमसी करण हो रहा है। अगर यही सब लोग उस तरह के सेटअप को इतने सालों तक चलाते रहे, लोगों पर अत्याचार करते रहे, फिर उन सारे लोगों को आप आगे कर लीजिएगा तो फिर ये नेता नहीं आएंगे ना, उनके साथ फौज भी आएगी, फिर उन फौज का आप क्या करेंगे, फिर वो इस तरह का काम करना शुरू करेंगे। तो इस मामले में बीजेपी का टॉप लीडरशिप एकदम क्लियर है कि इस चीज़ें इस तरह से नहीं करनी है। जिनको टीएमसी के सेटअप से दिक्कत है वो आगे वहाँ पर अपना काम जो है, अपनी जो दिक्कत है, जो चीज़ है वो करते रहें। उपयुक्त समय में उनमें से जो ठीक लगेगा, सुटेबल कैंडिडेट होंगे, उसको भविष्य में देखा करेंगे। ये देखिए, एक तो ये हमने अभी तो ये काकोली घोष की हमने बात की, एक सुखेंदु शेखर रे राज्यसभा के सांसद हैं, ये तो बड़े लंबे समय से नाराज बताए जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने आज अभी तक ये कल परसों इन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर कुछ, जिसमें कहा था कि एनआरकी थी बंगाल के अंदर, वो 4 मई को खत्म हुई है। आज इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि सबसे बड़ी वजह, और हमें सबसे बड़ा उस वक्त ये हमें पता लगा कि हमारी सरकार कितनी अनपॉपुलर है, जब आरजी कर रेप और मर्डर केस के बाद हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे बंगाल के अंदर लोग सड़कों पर उतर के आए, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बजाय लोगों के वाजिब कंसर्न्स को एड्रेस करने के उस केस को दबाने की कोशिश की। किसी तरीके से ये हाईलाइट ना हो, हमारा सारा प्रयास इस पर था, इस केस को हश हश करने पर था, और उसका हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और सौरभ, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान की प्राप्ति उनको आज हो रही है, ये उस समय भी उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। अच्छा, कहा था तब प्रोटेस्ट भी किया था, वो बैठे थे धरना पे, वो एकदम से ओपन था। ऐसा नहीं था कि पार्टी के अंदरूनी फोरम पे या अंदरूनी बैठकों में इस बात को कह रहे हैं, वो बाकायदा सार्वजनिक तौर पे उन्होंने ये कहा कि भाई इस मामले की ठीक तरीके से जांच नहीं हो रही है, और ये वो समझ गए थे कि जनता का मूड इस पे क्या है। और कोई भी सेंसिबल आदमी कैसे आरजी कर मामले पे थोड़ा भी नरम भी दिख सकता है। टीएमसी सरकार का रवैया तो आप अलग छोड़ ही दें, तो सुखेंदु शेखर राय उस समय तक तो खुलेआम एकदम से देखिए ना, उसमें क्या हुआ था, वो अस्पताल में जाकर के वो विंग जो है उसकी दीवार तोड़ दी गई, उसको पेंट कर दिया गया, वो डॉक्टर धरने पर बैठे तो टीएमसी के लोगों ने, हुलिगन्स ने जाकर के उन्हीं को मारा पीटा। हाँ, और उसके बाद भी अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने सांसद की बात नहीं सुन रहे हैं, तीनों ने तो बाकायदा उस समय प्रोटेस्ट किया था। और ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो कि दबी जुबान में इस बात को कहते थे कि ये तो बड़ा गलत जा रहा है, बहुत गलत दिशा में चल रहा है। लेकिन क्योंकि टीएमसी में इतना सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, ममता बनर्जी आप देखे ही होंगे कि जो जैसे चाहती थी वो करती थी। इस रूप में भी कि राज्यसभा किसको भेजना है, रात दिन बाहरी वर्सेस बंगाली का आप नैरेटिव चलाएंगे, या जब राज्यसभा की सूची आई तो उसमें आधे से ज़्यादा बाहरी ही नजर आते थे। कहाँ से महाराष्ट्र कोई नाम उठा लें, कहीं से कोई नाम उठा लें, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उस तरह के फोरम में फिर पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी कितनी संकुचित रही होगी, जहाँ पर आप इशूज़ को ना कर सकें। और अभिषेक बनर्जी ने तो उसको और टाइट कर दिया। अभिषेक, मैं आता हूँ, बस 2 नाम और बता दूं जिन्होंने आज में मोर्चा खोल दिया अपनी पार्टी के खिलाफ। शांतनु सेन, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर आदमी हैं, डॉक्टर हैं,
और इन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे ही अरूप चक्रवर्ती हैं, इन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। शांतनु सेन ने तो ये कहा है कि मैं अपनी पार्टी के रुख से कई मुद्दों पर बहुत असहमत होता था, लेकिन मेरा काम था उसको डिफेंड करना, इसलिए मैं करता था, लेकिन अब मैं ये काम और नहीं कर सकता, अपनी पार्टी के गलत फैसलों को या गलत बयानी को मैं जस्टिफाई करूं। तो ये अब जो बात है कि ममता जी तो चलिए फिर भी एक आध दो मौके पर बोली भी हैं, उन्होंने ये भी कहा इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी, मैं दिल्ली आऊंगी, ठीक है वो, लेकिन भतीजे साहब जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो कहाँ गायब हैं? हाँ, निश्चित तौर पे। और ये इलेक्शन तो कहा ही जा रहा था कि ये उनके मॉडल का इलेक्शन है और पूरे इलेक्शन को वो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। टीएमसी के बहुत बड़े नेताओं की अगर आप बात कर लें तो जिन नेताओं ने भी अंदर रहकर सफोकेशन की बात कही या बाहर चले गए, जैसे दिनेश त्रिवेदी जैसे नेता, बताया गया कि बाहर गए ही वो अभिषेक बनर्जी के चलते, और इस तरह की जो फंक्शनिंग हो रही थी, तो बहुत सारे नेता इस बात को लेकर सफोकेशन वाली बात कहते भी थे। निश्चित तौर पे उनको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इस प्रकार का झटका लगेगा, और पार्टी के अंदर जो कुछ भी वो देख रहे हैं, पार्टियों की जीत और हार तो चुनाव में चलते रहती है, लेकिन इस प्रकार की भगदड़ हारने के बाद, इतने बड़े लेवल पर भगदड़ हारने के बाद, वो बहुत ही रेयर होता है। जाहिर तौर पे ये नेता पहले से सफोकेटेड फील कर रहे थे, पहले से इस बात को कह सकते थे, लेकिन तब उनको भी ये यकीन नहीं होगा कि टीएमसी ने जो एक सेटअप खड़ा किया है मैनेजमेंट का, वैसे चरमराएगा, वैसे चरमरा जाएगा। उस लिहाज से अंदर रहकर भी वो, क्या अभिषेक बैनर्जी टारगेट पर हैं? शुभेंदु अधिकारी खुलकर कहते हैं कि मैं उनके करप्शन की जांच करूंगा, मैं जांच करूंगा इनके पास कितने मकान हैं, इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके अतिक्रमण के बहाने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम वहां जाती है, फिर पुलिस वहां जाती है, उसका सीसीटीवी का डीवीआर जो है वो लेकर के आ जाती है। क्या उनके खिलाफ कुछ एक्शन की तैयारी है? बिल्कुल सौरभ, उसमें रत्ती भर भी मरम्मत की उम्मीद मत कीजिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या कोई चीज़ें। नहीं, आरोप लगेगा कि भाई ये तो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे भी नहीं। बदले कार्रवाई जब तथ्य के साथ आप करेंगे तो कैसे बदले की कार्रवाई? अगर दिखेगा बंगाल के लोगों को कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मामलों की जांच हो रही है, किसके कौन से कागजात हैं, तो उसमें कहाँ से फिर लगने वाला? वो एक्शन होना ही होना है, क्योंकि ये सेटअप ऐसा था जिसने एक तरह से बहुत हद तक एट्रोसिटीज़ में रखा बंगाल के लोगों को। तो वहाँ पर उस जनमानस को तो और अच्छा लगेगा ना कि चलो जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर आपने वहाँ पर बहुत सॉफ्टली हैंडल किया और ये दिखाया कि कोई मिली भगत जैसी चीज़ है, कोई कोहेशन है, वो चीज़ पॉलिटिकली ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी जितना टफ स्टैंड ले रहे हैं, जैसे घुसपैठियों को लगे उन्होंने कहा कि दामाद बना के थोड़ी रखना है, जाओ भागो, तो लोगों ने कैसे पसंद किया? क्योंकि इसी आधार पर आपको वोट किया गया है। ऐसे सख्त चीज़ों के लिए, सख्त स्टैंड के लिए ही फ़ोन किया गया है, आपको वोट किया गया है। जब उन्होंने ये कहा कि सड़क पे नमाज अदा नहीं होगी, और आज जब नहीं हुई, गौवंश की कुर्बानी नहीं होगी, जब नहीं हुई, तो लोगों ने उसी रूप में अप्रिशिएट किया। अगर इन सब चीज़ों में अगर नरमी की जाएगी, चाहे अभिषेक बनर्जी के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई में नरमी की जाएगी, वो बीजेपी के लिए ज़्यादा भारी एक नेता तो ऐसे पकड़े गए टीएमसी के जिन्होंने खेत में बड़े बड़े बोरों में बैग्स में पैसे रखे हुए थे, लाखों रुपया, 500-500 रुपये करेंसी नोट बरामद हुए हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। और पहले की भी कुछ तस्वीरों आपको ध्यान होगा कि ईडी का जब छापा पड़ा था तो कैसी कैसी तस्वीरें आ जाती थी, और उस समय बार बार ये आरोप फ्लैट पे करोड़ों रुपए रखे हुए थे। हाँ, और बार बार तब उसमें ये आरोप लगाया जाता था कि सेंट्रल एजेंसीज कार्रवाई कर रही है। अरे कार्रवाई कर रही है तो जो दिख रहा है वहाँ तो लोगों को दिख ही रहा होगा ना, बंगाल के लोगों को, और उन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा। एक चीज़ आपने ट्रेंड अगर और नोटिस किया हो, मैंने पिछले कई दिनों से उसको फॉलो कर रहा हूँ, रोज़ एक दो ऐसे मामले आ जाते हैं कि किसी भी इलाके का कोई बैड कैरेक्टर, गुंडा टाइप आदमी, और उसकी जनता परेड, पब्लिक में परेड कराई जा रही है, और बिना कपड़े परेड कराई जा रही है। मुझे पहले ये लगा कि ये कोइंसिडेंस होगा, सारे लोग जो हैं बिना शर्ट के, कई लोग तो बिल्कुल मतलब अंदर के कपड़ों में जो है, उनको उस अवस्था में उनकी परेड हो रही है। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं सौरभ जो कि पहले से जो सूची मैंने आपको बताई, वो सूची में उन नामों को रख लिया गया था, और कईयों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। आपको हैरानी होगी ये जान के कि जैसे ही बंगाल में सरकार बीजेपी की आई, इस तरह के जितने कैरेक्टर्स थे उनमें से बहुतों ने एकदम से अप्रोच करना इधर शुरू कर दिया कि इधर आएंगे, सोनार बांग्ला वाला लाइन। वो ऐसा नहीं था कि जो फालता में हुआ वो एक्सेप्शन था, फालता वाली लाइन बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन यहाँ से क्योंकि कुछ होना नहीं था तो उस लिहाज से उनके साथ वही होना है जो आगे आप देखेंगे। और कई केसेस, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, जैसे मालदा मुर्शिदाबाद के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे दबंग थे, क्रिमिनल्स, एंटी सोशल एलिमेंट। उनमें से सौरभ कुछ इलाके तो ऐसे हैं मालदा मुर्शिदाबाद में जहाँ पर वो बताते हैं कि गुंडे की हम तो ख़ानदानी गुंडे हैं। आपने बताया था एक बार कि हमारा पेशा ही है, हमारा पेशा ही यही है, 3 जनरेशन से हम इसी काम को कर रहे हैं, और वो बड़े जगह पे उन्होंने इस बात को बताया था। तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ या तो आप सुधर के
शांति से रहिए, या फिर कानून का अपना जो काम है एक वो बात करिए। कहना रहेगी, जब हम लोग घुसपैठियों की बात कर रहे थे, आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से बदलाव आप देख सकते हैं, जो वादा किया उसको हमने पूरा किया, और ये बात उनकी माननी पड़ेगी। आती बीएसएफ को ज़मीन दे दी गई फेंस लगाने के लिए, उसके लिए सर्वे वगैरह का काम जो है वो शुरू भी हो गया है। चिकन्स नेक कॉरिडोर वाला जो ज़मीन है वो सेंटर को हैंड ओवर कर दी गई, और उनका और घुसपैठी अपने आप भाग रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या चाहिए, उन्होंने कहा है। बिल्कुल। और ये तो जीवन तस्वीरें हैं ना सौरभ, 1 2 5 10 20 इस तरह से नहीं है, इतनी इतनी संख्या में लोग जा रहे हैं, और वो भी तब जबकि सरकार ने अभी उस लेवल का भेजने की प्रक्रिया को लेकर कोई सख्ती अभी शुरू नहीं की है। ये धमक ही काफ़ी है जब आप इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और दिखेगा, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं कि हमने बनवा लिया था। सर ये बता रहे हैं ना कि सिस्टम ने कैसे उनको मदद की, और जब सिस्टम ने उस रूप में उन लोगों की मदद की थी घुसपैठियों को यहाँ पे बसाने में, तो जो सरकार के लोग थे जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती। खैर, ये तस्वीरें सुखद है, ये बदलाव अच्छा है, होना चाहिए, और रफ्तार से बंगाल बदले, और वाकई बंगाल को उस रूप में फिर से जाना जाए जो उसका ऐतिहासिक पहचान रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए हमारे साथ। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।